ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲसा वाहिगुरु जी की फतेह। साडा खिड़दा पंजाब और ग्लोबल मिडास फाउंडेशन की स्पेशल सीरीज़ पंजाब से रिलेटेड मुद्दों के ऊपर मैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। इसके अंदर हम लोगों ने जैसे पिछले एपिसोड में देखा पंजाब वाटर क्राइसिस, तो उसके अंदर हम लोगों ने पहले एपिसोड में कवर करा कि जैसे ही इंडिपेंडेंस मिली तो 1947 से लेकर करंट जो 2023 तक इसके अंदर पॉलिसीज़ फ्रेमवर्क हुई, रिपेरियन लॉज, उसके बाद रिपेरियन स्टेट्स, फिर हरियाणा का बनना, राजस्थान को पानी जाना, इंडिया का और पाकिस्तान का वाटर डिस्प्यूट सेटलमेंट जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के तहत किया। तो वो जब हमने पहला एपिसोड देखा तो आज हमारा कंक्लूडिंग एपिसोड आपको पहलू बताएगा दो। पहला पहलू बताएगा कि जो पानी राजस्थान को गया इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू, उस राजस्थान को पानी जाने के पीछे क्या वजह थी और आज वो पानी वहाँ पर गया है तो उससे क्या बेनिफिट मिले हैं स्टेट को। दूसरी तरीके से हम देखेंगे कि पंजाब के अंदर जो फार्मिंग है वो फार्मिंग किस तरीके से चेंज हुई है इतने सालों में। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आज हम 2023 में खड़े हैं, तो वो जो फार्मिंग का पैटर्न चेंज हुआ उसकी वजह से डिमांड और सप्लाई पानी की कहाँ खड़ी है, और इसी के साथ में कंक्लूड करेंगे आपसे कुछ सजेशंस जो एक कलेक्टिवली सर्वे और रिसर्च के बाद हम लोगों के पास आए हैं कि क्या क्या इस तरीके के तरीके हैं हमारे पास जिससे हम ये वाटर क्राइसिस को पहले तो मैनेज कर सकते हैं करंटली, और फिर और बुरा होने से रोक सकते हैं, ताकि जो पहली हमने वीडियो में बताया था कि पंजाब डेजर्टिफिकेशन की तरफ मुड़ रहा है तो उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि पहले जब 1955 के अंदर पहला एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद 1956 के अंदर एग्रीमेंट हुआ, तो सबसे पहले जो हुआ बड़ा पानी का जो रिवर बॉडीज का फ्लो गया वो गया राजस्थान को, तो 8 मिलियन एकड़ फुट पानी गया। इसका मतलब करीबन 80 लाख लीटर पानी राजस्थान को दिया गया। तो ये जो पानी राजस्थान को दिया गया इसके लिए इंदिरा गांधी कैनाल बनाई गई। ये जो इंदिरा गांधी कैनाल बनाई गई ये 650 किलोमीटर लंबी सबसे इंडिया में एक लॉन्गेस्ट कैनाल है। उसके बाद जब ये पानी यहाँ से गया 8 MAF, तो जब वो पानी वहाँ पर गया तो वहाँ पे जाने के लिए पहले क्योंकि वहाँ का रिवर वाटर सप्लाई सिस्टम और इरिगेशन सिस्टम बना नहीं था, तो उसके लिए सबसे पहले ये पानी वहाँ पे जाके स्टोर करा गया। तो ये जो पानी वहाँ पर जाके स्टोर करा गया, तो अगर हम देखें हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध गांव है अब बड़ोपल करके, वहाँ पर इस तरीके की स्टोरेज करी गई इस पानी की। तो ये वो पानी है जो हर साल करीबन 8 MAF जाता है यहाँ पर। तो जब ये पानी गया तो पहले तो इसके अंदर जब वहाँ जाके पानी इकट्ठा होने लगा, उस पानी के वो यूसेज करने के लिए तीन थे कि एक तो ये पानी वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, दो नेचुरली अगर देखें तो वो राजस्थान के अंदर पॉसिबल नहीं है, बट पहला पहलू तो यही किया गया कि वहाँ की इरिगेशन के लिए ये यूज़ होगा। दूसरा ड्रिंकिंग वाटर के लिए ये यूज़ हो सकता है पानी, और तीसरा वहाँ पे ये पानी यूज़ हो सकता है जो वहाँ की इंडस्ट्रियल यूसेज है या इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो आज हम 2023 में खड़े हैं और जब हम देखते हैं कि 45 से 50 साल हो गए इस पानी को वहाँ पे गए हुए, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला निकल के आया है कि वहाँ पे इसके अंदर सीपेज वेस्टलैंड या जिसको सेम भी बोलते हैं वो हुआ। उससे वहाँ पर ये हुआ कि पहले जो ये जगह पे पानी कलेक्ट हुआ उसके बाद इतनी तादाद में, क्योंकि आगे वो पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होएगा कैनाल नेटवर्क के थ्रू वो बना नहीं था, तो 10 साल तक तो ये स्टोरेज ही होता रहा पानी का। होने के बाद इतना ज़्यादा वहाँ पे सेम हो गया कि पहले वहाँ की जितनी भी फैमिलीज थी ओरिजिनली इनहेबिटेंट वो सब वहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। जो ये टिब्बा या जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन,
जिसके अंदर ये पानी स्टोर्ड है। आज वो जो स्टोरेज है उसका अगर हम साइज़ देखें तो करीबन 65 से 70 किलोमीटर लंबा, उसके बाद 150 फीट गहरा और 2.5 से 3 फीट चौड़ा। ये बड़ोपल के अंदर, ये लोकेशन के अंदर ये इस तरीके का टिब्बा या डिप्रेशन बना हुआ है जहाँ पे ये पानी खड़ा रहा। तो इतना ज़्यादा वहाँ पानी रहा कि पहले जो तर्क दिया था कि ये पानी से वहाँ पे फार्मिंग होएगी, क्रॉप यील्ड होएगी, वो तो क्या होनी थी, वहाँ के ऊपर ये पानी पूरा वेस्ट हुआ ना। वहाँ पे आज भी कोई इंडस्ट्री डेवलप हुई, साथ में ड्रिंकिंग वाटर तो छोड़े, वहाँ पे आज जो लोग रहते थे वही वहाँ से रीलोकेट हो गए, क्योंकि उन्हें के घरों तक वहाँ हॉस्पिटल्स थे, वहाँ तक जितना भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सारा बर्बाद हो गया। तो सवाल ये है कि जो तर्क दे के इतना मैसिव रिवर वाटर की सप्लाई जो वहाँ चैनलाइज करी गई, तो क्या उसने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करा? तो अगर आज हम देखते हैं वो पूरा ही डिफीटेड है। उसके बाद दोबारा वो पानी की कंटिन्यूटी बनी रही है वहाँ पर, उसके ऊपर एक सवाल खड़ा है। उसी के साथ में अगर हम देखें कि ये जो पानी जाता है तो इतनी लंबी 650 किलोमीटर लंबे में करीबन एनवायरमेंटलों की कई ऐसी स्टडीज़ अवेलेबल हैं जहाँ पर 40 से 50% तो पानी इवेपोरेट ही हो जाता है। तो सवाल है कि जब 40 से 50% पानी इतने लंबे फ्लो के अंदर इवेपोरेट हो जाता है और साथ में जो पानी पहुँचता है वो ना तो वहाँ की किसी सिंचाई में, ना वहाँ पे वो किसी इंडस्ट्री में, यहाँ वहाँ पर किसी तरीके के ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, बल्कि उससे फमाइन और जनरेट हुई है वहाँ पर। बड़े सारे अभी हम लोगों ने लेटेस्ट 2022 मई का भी एक जर्नल का सर्वे निकाला है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस सर्वे के तहत भी बताया गया कि ये बहुत बड़ा कारण है कि अनप्लान्ड वे में इतनी ज़्यादा पानी की चैनलाइजेशन और स्टोरेज होती रही और उसी वजह से वो पानी पूरा वेस्ट हो गया। इसके साथ में अब दूसरा मुद्दा अगर हम देखते हैं कि इसी के साथ में अब पंजाब के अंदर इरिगेशन के अंदर क्या चेंज आया, तो शुरू में जब 1960 के आसपास पूरे देश भर में अनाज की कमी थी तो पंजाब को चुना गया एज अ फूड बास्केट के लिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स विदेशों से लाई गई, पंजाब को चुना गया उसके एक्सपेरिमेंट के लिए। और वो जब सीड्स लाई तो उसके ऊपर जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाने के लिए ये सीड्स में एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल पेस्टिसाइड लगाया गया। उसी के साथ में जब वहाँ पे सिर्फ 2 फसलों की खेती का मॉडल आया, जहाँ पर पैडी और साथ में व्हीट, ये 2 मेजरली क्रॉप लगाए गए और पूरे देश की भूख मिटाने के लिए इन क्रॉप्स को करा गया। तो जो एक टाइम पे 1960 के आसपास डेफिसिट में थे फूड ग्रेन्स में, आज वहीं पे सरप्लस के अंदर पंजाब खड़ा। केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल पेस्टिसाइड्स पे एक्सेसिव खेती के कारण अंडरग्राउंड वाटर जो है, आज इधर वहाँ देखते हैं तो ऐसी कई रिपोर्टें अवेलेबल हैं कि हर साल 25 से 30 सेंटीमीटर पानी अंडरग्राउंड का नीचे जा रहा है। उसी के साथ में 600 से 700 मीटर तक डेप्थ तक अब ट्यूबवेल के थ्रू और बोरवेल के थ्रू वहाँ पे पानी निकालना पड़ता है फॉर ड्रिंकिंग एंड हाउस होल्ड पर्पस। इसी के साथ में अगर देखें तो करीबन 1 लाख एकड़ जो लैंड है अंडर कल्टीवेशन, उसमें 50% यानी 50,000 एकड़ की जो लैंड है वो सिर्फ और सिर्फ पैडी और वीट पे ही चल रही है और आज भी उसी की खेती होती है। तो अगर 50% के आसपास सारी खेती इसी पे डिपेंडेंट है तो उसका मतलब ये है कि पानी की एक्सेसिव यूसेज कितने सालों से एक्सप्लॉइट होती रही है। तो सॉइल इरोजन तो हुआ ही हुआ है, अंडरग्राउंड वाटर का और कंटेमिनेशन दोनों चीज़ें पैरेलल चली हैं। और आज अगर सिर्फ हम पंजाब की बात करें तो पंजाब की रिवर वाटर से सिर्फ 33% के आसपास यानी 33% के आसपास ही रिक्वायरमेंट पूरे पंजाब की, चाहे वो डोमेस्टिक यूज़ हो, इंडस्ट्रियल यूज़ हो या इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए वो यूज़ हो, पूरा होता है। उसके साथ में 15 से 20% ऐसी जगहें हैं जहाँ पर
कोई भी वाटर रिजर्व नहीं है, और साथ में 40 से 50% मैसिव डिपेंडेंस अंडरग्राउंड वाटर को निकालने की जो है उससे पूरी करी जाती है। तो अगर इस तरीके से पानी जाता रहा बाहर और वहाँ पर जाके जिस पानी का यूज़ नहीं है, उसके अलावा वही पानी की तो अगर यूटिलाइजेशन देखें तो जो आज सिर्फ 30 से 35% ही रिवर वाटर्स पे चल रहा है, और बाकी 60 से 65% के अंदर भी अभी ये पानी यूटिलाइज करा जा सकता है। तो ये वेस्टेज करने की बजाय अगर वो पानी को वहाँ स्टोर करके और वहाँ यूज़ करें तो पंजाब को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा, पहले जब रेन वाटर होता था, बारिशें होती थी, उसका पानी जब फसलों में या लैंड पे जाता था तो वो ड्रिंकिंग के पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो जाता था। बट ना तो ऐसे कोई वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स बची हैं, और जो पानी जाता है वो क्योंकि खेतों में जाता है और वहाँ पे केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड हैं, तो वो टॉक्सिक होने के बाद पीने लायक तो रहता नहीं, चाहे सिंचाई के लिए यूज़ होता हो। तो इस तरीके से जब हमने ये वाला भी पहलू देखा तो एग्रीकल्चर शिफ्ट जो ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पे लाया गया, एक मेजर कारण है जिसने आज ये वाटर क्राइसिस और डिमांड और सप्लाई में एक्यूट शॉर्टेज पे पंजाब को लाके खड़ा कर दिया। इसी के साथ में एक और कारण अगर हम देखते हैं कि ये वीट और पैडी की प्रोडक्शन आज भी क्यों होती है, वो इस वजह से होती है क्योंकि उसका जो एमएसपी है, वो एमएसपी जो फार्मर्स है उनको मिलता है, क्योंकि प्रोक्योरमेंट सिस्टम में आज भी वो एमएसपी ओनर होता है। और अगर उसकी जगह वो सीरियल्स या पल्सेस के ऊपर जाते हैं तो उनकी डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा हो रही है कि उनको एमएसपी होने के बाद भी उसकी प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाती और दाम नहीं मिल पाते। दूसरा, आज़ादी के बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और स्पेशली जब से ये ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट करके पूरे देश में चलाया गया, तो आज अगर हम देखते हैं तो पंजाब के अंदर छोटे एग्रीकल्चर फार्म्स 1-1 एकड़ वाले ज़्यादा हो गए हैं, जबकि पहले एक ही फार्मर के पास बड़ा लैंड पार्सल फार्मिंग में होता था। इसी के साथ में पूरे देश में जो इंडिया है उसके अंदर पंजाब एक लौती स्टेट है जिसके अंदर पर एकड़ कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइज़र सबसे ज़्यादा है। तो इसी से आप हालात लगा सकते हैं कि आज उसके सॉइल की क्या हालत होगी कि एक्सेसिव प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र आज भी वहाँ यूज़ करा जाता है। और जहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल पेस्टिसाइड के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है, यानी इंसेंटिव मिलता है, वहीं ऑर्गेनिक खेती या वर्मी कंपोस्ट के ऊपर जीएसटी लगता है। तो एक तरफ तो जो सिंचाई है और जो पूरा लैंड पार्सल का मार्क है पंजाब का फार्मिंग के अंडर, वो पूरा चेंज हो गया। इस वजह से डिमांड और सप्लाई में वहाँ पे जो दरियाई पानी है सिर्फ 30-35% ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, बाकी सारा मेजर पोर्शन या तो ट्यूबवेल्स के थ्रू और अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के थ्रू ला रहे। उसी के साथ में जैसे हमने पहले एपिसोड में बताया था कि क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर के थ्रू पानी लाना पड़ता है, तो 2000 करोड़ रुपए तो हर साल सिर्फ पानी को नीचे से ऊपर लाने में और उसके यूसेज को फार्मिंग में लगाने में ही और ड्रिंकिंग के लिए चला जाता है। तो अगर यही हालात बने रहे तो किस तरीके से वहाँ सिंचाई होगी, किस तरीके से खेती होगी, और जो मेजर एग्रो इकोनॉमी है पंजाब की, वो कैसे आगे बढ़ पाएगी। तो अब अगर हम एक फाइनली कंक्लूड करते हैं इस करंट पंजाब क्राइसिस को, तो उसके क्या क्या विकल्प निकल के आ सकते हैं। तो पहला अगर हम विकल्प देखें तो पहले तो सबसे पहले जो फार्मिंग है उसके अंदर एक रिफॉर्म्स लाने की बहुत ज़रूरत है। पानी बहुत प्रेस्टिजियस है और दिन ब दिन पानी चाहे वो अंडरग्राउंड का हो कम होता जा रहा है, और साथ में टॉक्सिक होता जा रहा है, और रिवर वाटर फ्लोज भी कम होते जा रहे हैं। ये लोगों तो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करवाने की ज़रूरत है। जब तक ऐसे मैसिव अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चलेंगे तो ऑल्टरनेटिव फार्मिंग टेक्निक्स, चाहे वो फ्रूट्स की हो, वेजिटेबल्स की हो, नहीं इम्प्लीमेंट हो पाएगी। दूसरा, गवर्नमेंट को इस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा कि जिस तरीके से प्रोक्योरमेंट और एमएसपी ऑनर होती है पैडी और वीट के केस में, उस तरीके से सीरियल्स में, पल्सेस में इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा उनको, फार्मर्स को, ताकि वो उनको प्रोड्यूस करें। साथ ही साथ में अगर 50% लैंड अंडर कल्टीवेशन आज सिर्फ पैडी और वीट बना रहा है, तो कम से कम 20 से 30% इंसेंटिवाइज और स्कीम्स लानी पड़ेंगी कि उनको ऑल्टरनेटिव
फार्मिंग प्रोड्यूस के ऊपर लेके हैं। साथ ही साथ में अगर आज पानी की बात करते हैं और पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो एक तरफ जहाँ ये बात होती है कि रॉयल्टी तो नहीं मिली पैसे की, बट अगर उसी तरफ देखें तो जितना पानी गया आज तक हरियाणा के अंदर, अगर वाटर सिस्टम के अंदर यमुना लिंक के पानी की कंट्रीब्यूशन पंजाब के लिए वापस ला दी जाए तो वो भी एक विकल्प बन सकता है पानी की प्रॉब्लम को हल करने का। साथ में जो ये कंटिन्यूटी में इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू पानी जा रहा है, इसके ऊपर एक देश में विदेश में कलेक्टिवली सिविल सोसाइटी को आगे आके ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देखना पड़ेगा कि किसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर हम देखें कि 1960 के अंदर जो इंटरनेशनल इंडस वाटर ट्रीटी बनी इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, उसका बेस जब बनाया गया तो चाहे उसमें 65% लैंड आता था पाकिस्तान के पास और 35% इंडिया के पास आता था, फिर भी 81% डिस्ट्रीब्यूशन पानी की उनकी तरफ गई और सिर्फ 19% ही इंडिया को मिला। और उस बेसिस पे अगर इंटरनेशनली लॉ अबाइड करके अगर बनाया जा सकता है, तो जो आज मसला है सेक्शन 78, 79, 80, आर्टिकल 262 के तहत, जहाँ पर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 बनाया गया था, तो अगर उनको अमल करा जाए और वापस स्टेट लेवल पे वो अधिकार और ऑटोनॉमी दी जाए और जो पानी जा रहा है उसको इमीडिएटली अगर रोका भी जाए, तब जाके इस चीज़ का सोल्यूशन मिल सकता है। तो लीगली पॉलिटिकली एक अलग स्टैंड और एक अलग वर्किंग करनी पड़ेगी, सोशली और मॉरली अवेयरनेस प्रोग्राम, और ये जो पानी का इशू है उसको लेना पड़ेगा। देश और विदेश में जब तक लोग कलेक्टिवली काम नहीं करते, इसके ऊपर कोई हेल्प आना बड़ा मुश्किल है। और ये बड़े दुर्भाग्य है कि जो फूड बास्केट ऑफ इंडिया बना और साडा खिड़दा पंजाब बना, आज वो इन वजहों से अगले 15 से 20 साल में एक डेजर्टिफिकेशन की तरफ जाता हुआ स्टेट बन रहा है, जहाँ पे ना तो खेती रहेगी और ना वहाँ पे पानी रहेगा, चाहे वो पानी अंडरग्राउंड वाटर की बात करें या वो दरियाई पानी की बात करें। और जितने भी पंजाब के मसले पिछले से चलते आ रहे हैं या आज भी चल रहे हैं, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट अगर पंजाब की एग्जिस्टिंग बचानी है तो उसमें ये पानी का और वाटर क्राइसिस का मुद्दा अहम होना चाहिए और सारे लोगों को मिलकर इंडिपेंडेंटली एक पक्ष लेना चाहिए जो पंजाब के हित में हो, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी हैं उनको अपने हिसाब से इन मसलों को देखना चाहिए। अगर एक कलेक्टिवली पंजाब को, पंजाबियत को और पंजाब की एग्जिस्टेंस को लेते हुए कोई भी पार्टी है स्टेट में, और वो सिर्फ इनके जो 78, 79, 80 सेक्शंस है और जो 5 नंबर पॉइंट था 2004 था, जो वाटर ट्रीटमेंट कैंसलेशन एक्ट बनाया गया था पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली ने, अगर उसके ऊपर काम करा जाए और रिपेरियन लॉज को और रिपेरियन स्टेट को नॉर्मिटी से स्टेट की वेलफेयर के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे दोबारा से लागू करा जाए, तब जाते हुए इसके ऊपर हम लोग एक कंक्लूसिव वे में अपने पंजाब को बचा सकते हैं और पंजाब में आने वाली पीढ़ियों को एक खुशहाल देख सकते हैं। तो इसी अपील से हमारी दोनों ऑर्गेनाइजेशंस और सारी टीमें अपने एफर्ट्स इसमें डालती हैं। अगर किसी को भी हमारे इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ना है या वो कुछ इनपुट देना चाहे, वो कलेक्टिवली इस अहम मसले के ऊपर मिलके हमारी संस्थाओं के साथ काम करना चाहे, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे और सोशल मीडिया पे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर पानी नहीं बचा पंजाब का तो पंजाब भी नहीं बचेगा, ये बात तय है। पिछले 50 साल का इतिहास ये दिखा चुका है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।